माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से प्यारे बच्चों वीडियो लेके आया हूं। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। प्यारे बच्चों, किस तरह से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। क्योंकि प्यारे बच्चों पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम लगता है, लेकिन जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो एक प्लस चार्ज आ जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसी तरह जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। अब 2 प्लस चार्ज इतना अधिक हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर खींच लेता है। अब अपोजिट डायरेक्शन में निकालने के लिए प्यारे बच्चों थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकेंड से भी ज़्यादा लग जाता है। इसके बारे में हम आपको बहुत बढ़िया से डिस्कशन करेंगे और ये एग्जामिनेशन में आ भी चुका है और आता रहता है रीजनिंग के रूप में। तो प्यारे बच्चों इसको समझने की कोशिश करिए। चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर है, लेक्चर नंबर 7 है प्यारे बच्चों। आयनाइजेशन एनर्जीज और आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं इसे। और यह एनर्जी क्या होती है, पहले उसका डिफिनीशन करिए। आयनाइजेशन आयन में बदलने के लिए प्यारे बच्चों, चूंकि मेटल है, डी ब्लॉक के एलिमेंट सब मेटल हैं, तो सीधी सीधी बात है कि इन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी, जो आउटर मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च होती है, जो एनर्जी यूज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। प्यारे बच्चों, ये तो रहा डिफिनीशन। लेकिन अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की बात आ रही है। तो मैंने कहा था कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयनाइजेशन एनर्जी कहिए चाहे एंथैल्पी कहिए, कम लगता है। तो आप पॉइंट वाइज कापी कलम लेके बैठ जाओ प्यारे बच्चों। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। प्यारे बच्चों, देखा जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट का पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में पड़ता है, एंड दे आर हायर देन दोज ऑफ एस ब्लॉक। तो देखा जाए तो एस ब्लॉक के एलिमेंट से हायर होते हैं, लेकिन पी ब्लॉक के एलिमेंट से लेसर होते हैं, एंड आर लेसर देन दोज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। प्यारे बच्चों, क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के बीच में पड़ता है, तो जाहिर सी बात है एस के बाद पड़ता है पी के पहले, तो एस से हायर होगा और पी से लोअर होगा। प्यारे बच्चों, ये बात रहा। अब देखिए, अब इसी में आपसे सेकेंड पॉइंट क्या कही जा रही है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेजुअली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एलॉन्ग ए गिवन ट्रांजिशन सीरीज। देखा जाए तो प्यारे बच्चों, किसी सीरीज में लेफ्ट साइड से राइट की ओर जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है धीरे धीरे। दो द सेम इरेगुलरिटीज आर ऑब्जर्व्ड। देखा जाए तो कुछ बीच में इरेगुलरिटी मिलती है, लेकिन देखा जाए तो बढ़ता ही जाता है। थोड़ा सा इरेगुलरिटी मिलेगा न्यूक्लियर चार्ज को लेकर के, शील्डिंग इफेक्ट को लेकर के, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को लेकर के, लेकिन कायदे से कहिए तो न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ता जाता है। अब वहाँ पे थोड़ा सा चूँकि डी इलेक्ट्रॉन इतने बढ़ जाते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट के वजह से थोड़ी सी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। लेकिन शुरू में न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ा रहता है, जैसे जैसे हम जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी बढ़ जाती है प्यारे बच्चों। तो लेकिन यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड बताई जा रही है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेजुअली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर एलॉन्ग ए गिवन ट्रांजिशन सीरीज। यानी ट्रांजिशन सीरीज के में लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली बढ़ता जाता है। बाकी जो बीच की बातें हैं वो बाद में आपको डिस्कशन कही जा रही है। अब इसका
इसका मतलब क्या है, इसका मेन डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगा 2 पार्ट में 3 पार्ट में। पहला देखिए, द इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी आर ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। मैंने पहले बताया था ना, अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी प्यारे बच्चों बढ़ रही है तो आप समझ लो कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा होगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्टेड होगा, जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर अट्रैक्टेड होंगे, न्यूक्लियस की ओर। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है, which reduces the size of the atom making the removal of outer electron difficult। तो प्यारे बच्चों, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो एटम की साइज घट जाती है, एटम की साइज घट जाती है, रेडाई घट जाती है, तो अब जिससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हटाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, और ऐसे में आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसका अमाउंट बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी आर ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर विच रिड्यूसेस द साइज ऑफ द एटम मेकिंग द रिमूवल ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट। अच्छा, अब बी में क्या बताई जा रहे प्यारे बच्चों, द इरेगुलर ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द 3D मेटल इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन alters द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द 4s एंड 3D ऑर्बिटल्स। तो प्यारे बच्चों, 3D मेटल में द इरेगुलर ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D मेटल, मतलब 3D फर्स्ट डी सीरीज या 3D सीरीज में जो इरेगुलर ट्रेंड है आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वह ड्यू टू फैक्ट दैट द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्टर्स द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द 4s एंड 3D ऑर्बिटल्स। प्यारे बच्चों, दस देयर इज ए रीऑर्गेनाइजेशन of energy occupancy ionizations. This results into the release of the exchange energy, which increases as the number of electrons increase in the DN configuration, and also form ट्रांसफरेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन इनटू डी ऑर्बिटल्स। तो प्यारे बच्चों, एस के इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा देखिए वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, तो हल्का सा इरेगुलरिटी मिलती है, हल्का सा 4s और 3D ऑर्बिटल में जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी का हल्का सा रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जिससे जो है क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इनटू रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या है, एस 4s ऑर्बिटल और 3D ऑर्बिटल में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, विच इंक्रीज एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। अब ये एक्सचेंज एनर्जी बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे DN कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता जाता है, यानी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एक्सचेंज एनर्जी बढ़ता जाता है, एंड आल्सो फॉर्म अ ट्रांसफरेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स इनटू d ऑर्बिटल्स। और इससे कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाता है। अब देखिए सी पार्ट क्या है, थोड़ा सा क्रोमियम, कई बार क्रोमियम को लेकर के पेपर में आ चुका है। क्रोमियम हैज द लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन गिव्स ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो प्यारे बच्चों, क्रोमियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है, जब द क्रोमियम हैज लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन गिव्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, क्रोमियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्रोमियम में प्यारे बच्चों 3D5 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। 3D5 इलेक्ट्रॉन काफ़ी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्टेड रहते हैं, है ना। तो लेकिन इसके पहले जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होता है, इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका हाई हो जाता है। जिंक हैज वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। भाई, जिंक में शील्डिंग इफेक्ट होता है प्यारे बच्चों, लास्ट में जाते जाते इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, थोड़ी सी जिंक की साइज बढ़ जाती है, तो क्या होगा कि इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम
4s ऑर्बिटल ऑफ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो प्यारे बच्चों 4s इलेक्ट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो 4s2 क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और 3d10 क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। 4s फुलफिल्ड है, 3d फुलफिल्ड है। इससे हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो जाहिर सी बात है कि जिंक का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाता है प्यारे बच्चों। सेकेंड पॉइंट में क्या बात कही जा रही है, इन अ गिवन सीरीज द डिफरेंस इन द आयनाइजेशन एंथैल्पीज बिटवीन एनी टू सक्सेसिव डी ब्लॉक एलिमेंट्स is very much less than the difference in the case of successive s or p block elements। प्यारे बच्चों एस डी ब्लॉक के एलिमेंट में किसी भी सीरीज में दो एटम के बीच का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होता है, वेरी लेस होता है। जैसा कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट में तो बहुत ज़्यादा अंतर होता है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट के किसी दो पास के एलिमेंट का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम का डिफरेंस बहुत कम होगा, इसी तरह से बेराडियम क्रोमियम का डिफरेंस बहुत कम होगा। तो दो सक्सेसिव एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस बहुत कम होता है, जबकि एस ब्लॉक पी ब्लॉक के एलिमेंट का डिफरेंस ज़्यादा होता है। अब देखिए जरा सा यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इन किलो जूल पर मोल में दिया गया है, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है यहाँ पर। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है स्कैंडियम टाइटेनियम बेनाडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है। जरा स्कैंडियम की बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कितना दिख रहा है, 631 किलो जूल पर मोल। यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि स्कैंडियम में से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो स्कैंडियम पर एक प्लस चार्ज आ गया। चलो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1235 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ेगा। बढ़ गया, और क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ना। अब पहला निकाला, दूसरा निकाला, अब तीसरा निकालने के लिए तो 2 प्लस चार्ज बढ़ गया होगा। पहला निकाला, दूसरा निकाला, 2 प्लस चार्ज बढ़ गया होगा। अब तीसरा तो अब तो जब 2 प्लस चार्ज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन और अंदर की ओर चला गया, न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्टेड हो गया। तो तीसरा देखिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, 2393 किलो जूल पर मोल, है ना। तो आप देख रहे हो स्कैंडियम की बात मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबकी कम है, सेकेंड और थर्ड बढ़ता जाता है प्यारे बच्चों। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का देख लीजिए, टाइटेनियम का 656, 1309, 2657, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसी तरह बेनाडियम का फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्रोमियम का फर्स्ट 653, 1592 और 2990 ये है। मैंगनीज का 717, 1509, 3260। इस तरह से देखिए आयरन का 762, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 1561, और थर्ड क्या है 2962। इस तरह से सबका सेकेंड थर्ड आप देख रहे हैं, सबका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है भाई, जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन आप पहले से निकाल चुके हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होंगे तो 2 प्लस चार्ज पड़ गया होगा उस पर। जब 2 प्लस चार्ज पड़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे में तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। दिस इज द रीजन कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी प्यारे बच्चों बढ़ जाता है। आप इसको नोट कर लें कि आगे आगे हम प्रोसीड करते हैं। आप इसे नोट करें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, वेरी गुड। आप नोट कर लें, आप नोट कर लें, वेरी गुड।
अब इसका जो है इफेक्ट थोड़ा सा जो अभी आपने देखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसका आपको थोड़ा सा एक्सप्लानेशन मिल रहा है यहाँ पर, आप समझ लीजिए। द एडिस आप चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हो तो सीधी सी बात है डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते ही जा रहे होंगे, ऐड होते जा रहे होंगे, ऐड होते जा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर द एडिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन लास्ट बट वन n-1 आर पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल माने कि आउटर मोस्ट सेल के तुरंत भीतर का सेल विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर प्रोवाइड्स अ स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। तो प्यारे बच्चों जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन भरता जाता है तो लास्ट में शील्डिंग इफेक्ट शुरू हो जाता है। शील्डिंग यानी एक जो है यह शील्ड, यह स्क्रीन इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। अब इनर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ेगा और जो शील्ड के बाहर होगा यानी स्क्रीन के बाहर होगा उस पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि प्यारे बच्चों ये ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, हल्का सा आपको समझा दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। ये है न्यूक्लियस, है ना, और ये है इलेक्ट्रॉन इनर का। अब इसके चारों ओर मान लीजिए ये शील्ड बन गया, ये शील्ड बन गया, है ना। अब इसके बाहर का इलेक्ट्रॉन ये है, ये आउटर हो गया और ये इनर हो गया और ये शील्ड हो गया। शील्ड या स्क्रीन कहिए। तो क्योंकि ये शील्ड क्यों बना, डी इलेक्ट्रॉन के वजह से, डी इलेक्ट्रॉन के वजह से एक कवर बन गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया, जिससे इनर इलेक्ट्रॉन जो है अंदर हो गए, आउटर इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए शील्ड के। अब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शील्ड के अंदर के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर ज़्यादा होगा और बाहर के इलेक्ट्रॉन पर कम होगा। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन पर कम होगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगा। बाहर के इलेक्ट्रॉन, चूंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स कम पड़ रहा है, इससे बाहर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी कि कुल मिला के आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर यही बात है कि अच्छा ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरता जाता है तब डी इलेक्ट्रॉन शील्ड बना लेते हैं या स्क्रीन बना लेते हैं। शील्ड या स्क्रीन, SCREEN, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं इसे, या शील्डिंग इफेक्ट प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि प्रोवाइड्स अ स्क्रीनिंग इफेक्ट आर शील्डिंग इफेक्ट एंड द शील्ड्स द आउटर यस इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर यस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देते हैं, यानी आउटर यस इलेक्ट्रॉन शील्ड के बाहर पड़ जाता है फ्रॉम इनवर्ड न्यूक्लियर पूल। अब माने अब यस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर पूल कम पड़ जाता है, न्यूक्लियस का खिंचाव, यस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की ओर खिंचाव कम पड़ जाता है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज एंड एडिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू अपोज ईच अदर। प्यारे बच्चों एक तरफ तो जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो है डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, जो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। देखिए डी इलेक्ट्रॉन बराबर भरने के कारण शील्डिंग इफेक्ट हो रही है और उधर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता रहा है। अब दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। दिस each other, this due to their counter effect that the ionization enthalpy show a little variation on moving along a period of d block element। तो काउंटर इफेक्ट प्यारे बच्चों विरोधी प्रभाव कहते हैं। काउंटर इफेक्ट माने विरोधी प्रभाव, अपोजिट इफेक्ट। काउंटर इफेक्ट को अपोजिट इफेक्ट कहिए, क्योंकि एक तरफ शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, दूसरे तरफ न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, उधर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है, दूसरी ओर जो शील्ड बन गया है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने से रोक रहा है
है ना। तो एक काउंटर इफेक्ट है, एक अपोजिट इफेक्ट है प्यारे बच्चों, जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक, कैडमियम, मरकरी आर हाई इवर वेरी हाई। देख लीजिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक सबसे लास्ट एलिमेंट 3D सीरीज का, कैडमियम सबसे लास्ट एलिमेंट 4D सीरीज का, मरकरी सबसे लास्ट एलिमेंट 5D सीरीज का, है ना। इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। क्यों भाई? बिकॉज ऑफ द फुल्ली फिल्ड, अरे भाई लास्ट में जिंक का D10 है, लास्ट में कैडमियम का D10 है, लास्ट में मरकरी का D10 है, और डी फुल फील्ड माने क्या? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? जिसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कंट्रोल में हों, वह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और जब जिंक का, कैडमियम का, मरकरी का इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से न्यूक्लियस के कंट्रोल में है, न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्टेड है, तो ऐसे में उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बढ़ ही जाएगा। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर हाई, हाउएवर वेरी हाई, बिकॉज ऑफ द फुल्ली फिल्ड N-1 D10 NS2 कॉन्फ़िगरेशन। इसका पेनल्टीमेट सेल का देखिए D10 है, आउटर मोस्ट सेल का NS2 है ना। ये तीनों यही कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, इसीलिए इनका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी प्यारे बच्चों ज़्यादा होता है। अच्छा, अब चौथा पॉइंट देखिए क्या कही जा रही है। आल्दो, अब ये तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कही, सेकेंड और थर्ड की बात मैंने कह दिया था कि फर्स्ट से सेकेंड थोड़ा ज़्यादा होगा, सेकेंड से थर्ड और ज़्यादा हो जाता है। तो आल्दो, इसका मात्र कारण है पॉजिटिव चार्ज बढ़ना। आल्दो सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज आल्सो इन जनरल इंक्रीज एलॉन्ग अ पीरियड। देखा जाए तो सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी पीरियड के लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर बढ़ते जाते हैं, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज फॉर द सक्सेसिव इज मच हायर। मोर ओवर एक्सेप्शंस आर ऑब्जर्व फ्रॉम रेगुलर इंक्रीज एज अंडर। देखिए हाँ, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस पाए गए हैं बीच बीच में, जैसे जहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया है, जैसे D5 है D10 लास्ट में मिल जा रहा है। तो यहाँ पर भी सेकेंड और थर्ड के लिए कुछ जो है एक्सेप्शंस पाए गए हैं प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लें, वेरी गुड, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए, कहीं कहीं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है ना, कहीं कहीं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। अब आप देखिए, देयर इज ए फॉल इन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम क्रोमियम टू मैंगनीज एंड फ्रॉम कॉपर टू जिंक। क्रोमियम और मैंगनीज, क्रोमियम से मैंगनीज में, कॉपर से जिंक में सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम एंड कॉपर एक्वायर्स अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन D10 and D5 and D10, and the removal of second electron is very difficult, है ना। second electron is very difficult and the order of IE2 is, वेनाडियम में देखिए, वेनाडियम 23 से ज़्यादा है क्रोमियम 24, से ज़्यादा है 25 मैंगनीज एंड 28 निकिल, से ज़्यादा है 29 कॉपर, इससे ज़्यादा है 30 जिंक। ये सब जो 23, 24, 25, 28, 29, 30 एटॉमिक नंबर है प्यारे बच्चों, उससे घबराने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, अब थर्ड की बात है। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ यमन इज वेरी हाई बिकॉज द थर्ड इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेबल हाफ फील्ड 3d ऑर्बिटल Mn 25 Mn इज 3d5 4s2 है। 3d5 4s2 है, देखिए, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये स्टेबल, ये फुल फील्ड है, 4s फुल फील्ड है, 3d हाफ फील्ड है, दोनों। तो इसका वेरी हाई है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर चेंज फ्रॉम Fe+2 टू Fe3 यानी 26 आयरन टू 3d6 टू 4s2 इज वेरी स्मॉल देखा जाए, बिकॉज लॉस ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन गिव्स द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 3d5, हेंस IE3 फॉर 26 Fe इससे ज़्यादा है IE3 फ्रॉम Mn 25। Mn ये लिखा है Mn 25, Mn 25 IE3 माने क्या? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, IE3 थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर FOR फॉर Mn 25 Mn का एटॉमिक नंबर है। जो है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, मैंगनीज का थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी यानी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है आयरन 26 के आयनाइजेशन एंथैल्पी से। आयरन 26 के थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी से मैंगनीज 25 का थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, अधिक है। अच्छा, अब पांचवा पॉइंट क्या कही जा रही है प्यारे, द हाई वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर कॉपर, निकिल एंड जिंक एक्सप्लेन्स व्हाई दे हैव अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन ऑफ +2। प्यारे बच्चों, जो कॉपर का, निकिल का, जिंक का जो है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी बार बार आती है, कभी एंथैल्पी कहिए कभी एनर्जी, दोनों एक ही बात है, ये अधिक है क्योंकि इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्यारे बच्चों +2 होता है। आप इसको नोट कर लें तो आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है ये सब आयनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर के, वेरी गुड, आप नोट कर लें। अब देखिए, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ 5d एलिमेंट्स आर हायर कंपेयर टू दोज ऑफ 3d एंड 4d एलिमेंट्स, है ना। तो 3d का मतलब 3d सीरीज, 4d का मतलब 4d सीरीज, है ना। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5d एलिमेंट, 5d सीरीज, 5d एलिमेंट का मतलब 5d सीरीज के द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5d एलिमेंट्स आर हायर कंपेयर टू 3d 4d एलिमेंट। 3d 4d एलिमेंट से 5d एलिमेंट का पहला आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज द वीक शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस, द वीक शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय 4f इलेक्ट्रॉन इन 5d एलिमेंट रिजल्ट्स इन ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि वीक शील्डिंग है, शील्डिंग क्या है? ये 4f इलेक्ट्रॉन का, 4f इलेक्ट्रॉन का वीक शील्डिंग है। जब वीक शील्डिंग है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा प्यारे बच्चों तो निश्चित बात है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी तो 5d एलिमेंट का हायर हो ही जाएगा। एक्टिंग ऑन द आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3d 4d एलिमेंट्स आर इरेगुलर। अब देखिए यहाँ पर 5d एलिमेंट का तो 3d 4d से ज़्यादा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आप समझने की कोशिश करिए, 5d एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 3d 4d एलिमेंट के फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा है, क्योंकि 5d एलिमेंट में जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अच्छा, अब 3d 4d एलिमेंट का आयनाइजेशन एंथैल्पी इरेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। आप नोट कर लें प्यारे बच्चों, आप नोट कर लें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है।